वेलकम टू दिस क्लास टुडे। आज हम लोग देखेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब कोई फोर्स कैसे कोई चीज को घुमाता है ना। और टर्निंग इफेक्ट यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग एवरीवेयर। इसमें बोल रहा हूँ कि किसी डिब्बे का ढक्कन को खोलना है तो घुमा रहे हो, दरवाजे को खोलना है या बंद करना है घुमा रहे हो, नहीं तो ओपन द टैप घुमा रहे हो, या फिर किसी स्क्रू को टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर लेके इसको घुमा रहे हो। कभी नोटिस किए हो आप इतने ताकतवर हो कि कोई बड़ा सा नट अगर कहीं लगा है, सपोज हियर इज ए बिग साइज नट, आप इतने मान लो कि ताकतवर हो कि आप क्या करते हो, इस नट को हाथ से मोड़ के खोल देते हो, ठीक है, बहुत ताकत, सुपरमैन हो। लेकिन सोचो तो वही सुपरमैन एक छोटा सा स्क्रू अगर कहीं लगा है उसको हाथ से खोल नहीं सकता, नहीं हाथ से नहीं खोल सकते, छोटा सा स्क्रू है हाथ से नहीं खुलता है, नहीं। और बड़ा वाला नॉट है तो हाथ से खोल सकते हो। कभी कभार देखे होगे वो गाड़ी का टायर वगैरह खोलने के लिए, पंक्चर अगर हो गया तो उसके साथ जो रहता है ऐसा एक हैंडल टाइप का रहता है। मान लो ये नॉट है, आपको मिलेगा ये दूसरा शेप, ऐसा शेप का एक होलो फार्मा मिलेगा और इसके साथ एक हैंडल ऐसे मिलेगा बड़ा वाला, पीछे हैंडल को पकड़ के खोलो तो आराम से खुल जाता है, नहीं। जिस स्क्रू ड्राइवर से आप इस स्क्रू को खोल रहे हो, आजकल डिटैचेबल स्क्रू ड्राइवर मिलता है ना, उसका हैंडल डिटैच हो जाता है, उसका खाली रॉड लेके खोलने की कोशिश करो नहीं खुलेगा। इसको पीछे फिट कर दो फिर मोड़ो खुल जाएगा। जो पीछे फिट कर देते हैं प्लास्टिक वाला चीज, उससे मुड़ते ही खुल जाता है। अगर वो ज्यादा मोटा होगा तो और भी आसानी से खुल जाएगा। मतलब ये कितना मोटा है खोलने वाली चीज, जो पीछे वाले ढक्कन, वो डिसाइड करता है कितना आसानी से खुल जाएगा। मतलब ये फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई दरवाजा है, सपोज ये कोई एक डोर है, हाँ, और ये डोर में कुछ ऐसे बना है, डोर मान लो कि ये ऐसा है डोर। आपको एक उंगली से पुल करके या पुश करके डोर को खोलना है, ठीक है। इस डोर को एक उंगली से पुश करके खोलना है, पुश करो ऐसे अंदर की तरफ पुश कर दो, इधर लिखा है पुश, ठीक है। आप अभी पुश करके खोलोगे तो आप जानते हो कि डोर यहाँ पर हिंज हुआ है, हिंज के साथ लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा खुलेगा, ऐसा तो हिंज लगा हुआ है। आपको कहा जाएगा एक उंगली से पुश करो और खोलो। आप कैसे पुश करोगे, पहले अपना एक्सपीरियंस बताओ। आप कहाँ पे पुश करना पसंद करोगे, ए में कि बी में? मतलब थोड़ा थोड़ा तुमको मालूम है, ए से पुश करने से आसानी से खुल जाता है। मतलब जो घुमाने वाली इफेक्ट वो सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, ए में पुश करेंगे। ए में पुश करने के लिए फिर से चॉइस में तुमको दे रहा हूं। आप ए में पुश करोगे, सीधा ऐसे पुश करोगे कि ऐसे टेढ़ा पुश करोगे, जल्दी खुल जाएगा। अपना उंगली को डोर के साथ परपेंडिकुलर रखते हुए पुश करोगे कि ऐसे टेढ़ा रख के पुश करोगे कि जल्दी डोर खुल जाएगा। हाँ, ये भी मैटर करता है। कहाँ पर पुश करे वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, साथ साथ कैसे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे वो मैटर करता है। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीनों चीज काम में आ जाते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि टू नो द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी वी नीड टू नो 3 थिंग्स अबाउट द फोर्स। क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये सारे चीजों को नजर रखते हुए वो 3 चीज बताया था। ये 3 चीज कब काम में आते हैं? जब आप किसी बॉडी को घुमाने के चक्कर में रहते हो। समझ में आ रहा है? जैसे आपके घर में कोई वाटर टैप है, इसका शेप कैसा है? शेप मान लो ऐसा है, सपोज जस्ट इमेजिन ऐसा शेप का कोई एक वाटर टैप है, उसका जो घुमाने वाला जो चीज होता है वो ऐसा है। आप इसको पकड़ के घुमाओगे तो ये खुलेगा। आप यहां से पकड़ के घुमाने की कोशिश करोगे कि यहां से पकड़ के ए से कि बी से, आसानी से घूम जाएगा। ए से नहीं है कि नहीं? मतलब सारा जानकारी आपके पास ऑलरेडी है। मेरा काम है आप जो जानते हो उसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना है कि कैसे पुश करने से घूमता है, नहीं। जितना फोर्स लगा के यहाँ पर पुश करोगे तो ये खुलेगा, उतना फोर्स अगर यहाँ पर लगाओगे तो काफी ज्यादा स्पीड में खुलेगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या है वो फिजिकल क्वांटिटी जो डिसाइड करता है कि ये कितना जोर से घूमेगा, ठीक है। चलिए अब हम डिटेल्स में एक एक करके चीजों को फिर से फिजिक्स की नजरिया से देखते हैं। टॉपिक क्या हो गया? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स।
से थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका यूनिट क्या होता है, याद है क्या? न्यूटन। ठीक है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट। ठीक है, टॉर्क और मोमेंट, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसका दूसरा नाम होता है, आप इसको कहोगे टॉर्क और मोमेंट, और मोमेंट ऑफ ए फोर्स। So to rotate a body, you just don't need a force, you need a moment to be applied. ठीक है, मोमेंट का दूसरा नाम भी है, इसका नाम है क्या? टॉर्क। मोमेंट का दूसरा नाम क्या है? टॉर्क। TORQUE, ये होता है टॉर्क, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। और टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतना तो समझ में आ गया है कि कोई भी चीज को घुमाने के लिए एक मोमेंट की जरूरत है। आपको सर फोर्स की तो जरूरत है, लेकिन सिर्फ फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेम फोर्स लगाओगे दरवाजा नहीं खुलता है, कहाँ पे लगाओगे उसके ऊपर मैटर करता है कि नहीं? जो हिंज है, दरवाजा का जो हिंज है, उसकी ये दरवाजा है, ये दरवाजे का हिंज के पास कितने भी जोर से पुश करो ये खुलता नहीं है, लेकिन इधर धीरे से पुश करो खुल जाता है। मान लो आपके घर की दरवाजा है, हवा आता है तो थोड़ा सा हवा आता है तो खुल जाता है, आपको नहीं चाहिए कि हवा आए तो खुले ना, बंद रहे, तो क्या करते हैं आप इसके नीचे कुछ पैकिंग दे दोगे। मान लो कि ये दरवाजा यहाँ पे लगा हुआ है, बार बार हवा से खुल जाता है, आप क्या करना चाहते हो? आप करना चाहते हो कि इस दरवाजे के नीचे कुछ पैकिंग लगा देंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो आप इंटेलिजेंट हो, बताओ पैकिंग कहाँ पर लगाओगे? यहाँ पर टाइट करके लगा दोगे ए में, कि यहाँ पर लगाओगे बी में? ए में थोड़ा सा पैकिंग लगा दो, रुक जाएगा। यहाँ पर जितना भी पैकिंग लगाओ थोड़ा हवा आएगा, खुल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अब हम जब बी में लगाएंगे, जो एयर है वो तो ए तो हर जगह पुश करेगा, एयर खाली ए को पुश करेगा, ये तो हर जगह पुश करेगा, लेकिन उसको रोकने वाली जो फोर्स हमें कहाँ पर लगाना चाहिए? ए में लगाना चाहिए कि बी में लगाना चाहिए? ए में लगाना चाहिए, क्योंकि बी में लगाएंगे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि खोल नहीं पाते तो रोक भी नहीं पाएंगे। मान लो दो दोस्त आपस में, एक रूम के अंदर है एक रूम के बाहर है, वो बोल रहा है मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, तू बंद करने की कोशिश करो। मान लो आप ए में पुश कर रहे हो खोलने के लिए, वो बी में पुश कर रहा है रोकने के लिए, रोक पाएगा आपको? नहीं रोक पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कहाँ पर रोकना चाहिए? ए में। अगर वो ए में रखेंगे तो दरवाजा आसानी से नहीं खुलेगा, है ना? ठीक है, धीरे धीरे आपका ये सारा एक्सपीरियंस फिजिक्स के रूप में आपके सामने आ जाएगा। पहले हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स, about an axis is given by m is equal to f into l। f क्या है, l क्या है? ठीक है, where f होता है फोर्स, l होता है मोमेंट आर्म, जिसको हम दूसरे तरीके से कहेंगे कि l इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्या? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ line of action of force, from axis of rotation, perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation। ठीक है, इतना आसानी से समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। बट बिफोर दैट लेट अस राइट यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ एफ और यूनिट ऑफ मोमेंट, मोमेंट का दूसरा नाम क्या बताया? टॉर्क, इज
फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। एम के एस यूनिट में न्यूटन हो गया फोर्स का यूनिट, मीटर हो गया लेंथ। समझ में? चलो समझाते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहां पर कोई ऐसा शेप का एक बॉडी है और यहां पर इस बॉडी को यहां पर हिंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हिंज। कि बॉडी यहां पर हिंज्ड हो गया। हिंज हो गया मतलब मान लो कि ये बॉडी है, आप इसमें एक होल कर दो, वॉल में एक होल कर दो और एक कांटी गाड़ दो। अब ये घूम सकता है लेकिन भाग नहीं सकता। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है ना? हिंज कहने का मतलब हुआ सपोज ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में आप एक होल करो, वॉल में एक होल करो और एक कांटी इसके अंदर से गाड़ के वॉल तक ले लो। अब अगर खींचोगे ये बॉडी नहीं भागेगा लेकिन सिर्फ घूम सकता है, तो ये हो गया हिंज्ड। सपोज ये यहाँ पर हिंज हो गया है। अभी अगर इस बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे, ये भाग नहीं सकता, सिर्फ घूम सकता है। हम घूमने घुमाने वाली इफेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं। मैं अब घुमाना चाहूंगा, तो सोचो कि मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पर इसको कुछ ऐसा एक फोर्स लगा दिया। जब मैं ऐसा एक फोर्स इसके ऊपर लगा दूंगा तो सोचो और बताओ, क्या ये बॉडी भागेगा? नहीं भागेगा, ये घूमेगा। कौन सा एक्सिस में घूमेगा? एक्सिस क्या होता है? फिर टर्म आ गया एक्सिस। एक्सिस क्या है? जब भी कोई बॉडी घूम रहा है, आपके लेवल में लो लेवल का डेफिनेशन देता हूं, कोई बॉडी घूम रहा है तो एक्सिस किसको कहेंगे? एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच इज नॉट मूविंग। देखो अगर ये पेन को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, पेन का सारा पॉइंट मूव कर रहे हैं ना? करेंगे नहीं कर रहे? कौन सा पॉइंट मूव नहीं कर रहा है? ये वाला, ये तो अपनी जगह है। तो व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ये रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसको परपेंडिकुलर कोई एक इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच इज नॉट मूविंग। कौन सा पॉइंट इज नॉट मूविंग? ये पॉइंट, मतलब ये हो गया ये पेन का एक्सिस। अभी जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसका एक्सिस पता चल गया। अगर ये पेन को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो उसका एक्सिस कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा? सोचो। यस, क्योंकि द प्लेन ऑफ रोटेशन इज वर्टिकल, इट इज रोटेटिंग इन ए वर्टिकल प्लेन, और ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो आई हैव टू इमेजिन एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड passing through the point which is not moving, so this is the axis. जब पंखा चल रहा है, it is rotating about the axis, that is the tie bar of supporting the fan. एक्सिस समझ में आ रहा है? हाँ। तो अगर हम इसको खींचेंगे तो ये घूमेगा, तो इस पॉइंट में घूमेगा। यही पॉइंट मूव नहीं कर रहा है जिस पॉइंट में हमने क्या किया है? लगा दिया है ये पॉइंट को O को। O, the axis is passing through O. अगर हम ऐसा एक फोर्स लगा के इसके ऊपर फोर्स एक अप्लाई करते हैं, क्या ये भागेगा? नहीं। क्या ये घूमेगा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। देखो इसको और बताओ, अगर ये घूमेगा तो कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ में आ रहा है? तो ये पता चल गया कि ये चीज कुछ ऐसा घूमने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। इस फोर्स के चलते ये जो बॉडी है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है। समझ में आया? तो फिर मोमेंट क्यों घुमा? घुमा मतलब देयर इज सम मोमेंट। What is that moment? Who produced the moment? The force. Force नहीं होता तो नहीं होता, फोर्स नहीं होता तो मोमेंट नहीं होता। पहले मैं स्टेटमेंट कंप्लीट कर लूं फिर बताना। ये फोर्स के चलते यहाँ पर कुछ मोमेंट बना। कितना है वो मोमेंट? डेफिनेशन पे वापस चलो। क्या बोल रहा है? मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय F into L। ठीक है? F is the force, L is the moment arm। मोमेंट आर्म क्या है? perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation। चलो वापस, ये हो गया हमारा फोर्स। मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, उसका जो लाइन ऑफ एक्शन हुआ, दिस इज द लाइन along which it is acting। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इज एक्टिंग along दिस लाइन। perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation। तो थोड़ा आपको थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा ये फोर्स का डायरेक्शन को भी बदल देता हूँ, शायद मैं आप आसानी से विजुअलाइज कर पाओगे। चलो मानते हैं कि फोर्स ऐसा है, ठीक है? फोर्स ऐसा है तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, और ये लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो गया? ये हो गया उसका लाइन ऑफ एक्शन। हमें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन का इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है?
आपको कोई पूछेगा ये एक लाइन है, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस नापोगे क्या, नहीं, यू विल टेक दिस डिस्टेंस, ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम हियर, जस्ट ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन टू दिस, ये जो डिस्टेंस हुआ इस डिस्टेंस को आप कहोगे L। सो व्हाट इज द मोमेंट प्रोड्यूस्ड, इट इज F इंटू L। समझ में आया क्या, तो क्या समझ में आया, लिखेंगे एग्जाम्पल में, in figure shown the moment of the force F about an axis through O is given by M is equal to F into L, ठीक है। हेलो हेलो, सर मोटे क्लास रे टिके पर फोन करूची आपको, हो सो व्हाट यू फाइंड, M is equal to F into L। तो इसमें L क्या है समझ में आया, हाँ अच्छा। और ये जो मोमेंट है ये एक वेक्टर है, बड़ा निराला होता है उसका डायरेक्शन, ठीक है, बड़ा निराला होता है डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये चीज कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने हाथ को मुट्ठी बंद करो, योर फिंगर्स आर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब जब वो ऐसे घूमेगा मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ होगा, अगर वो ऐसे घूमता तो मूवमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता। लेकिन हम लोग वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को नहीं लेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ऐसे करके काम निकाल लेंगे। तो क्या पता चला, डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। बस याद रखना है मोमेंट इज ए वेक्टर, यस क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, इसलिए मैं नहीं बोला तुम लोगों को वेक्टर का वीडियो में दिया हुआ, हाँ वो क्रॉस वेक्टर में दो किस्म की प्रोडक्ट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो तरीका है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग तो वेक्टर इतना ज़्यादा नहीं जानते इसलिए नहीं बताए, ठीक है, इवन क्लास 10 तक भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। तो समझ में ये आ गया कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंट इज, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके बता सकते हो, समझ सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आया, हाँ भी आया, लिख लिया आप लोग। अगर आपको समझ में आया तो बताओ, ये एक कोई दूसरा केस है, सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए बॉडी ऑफ दिस शेप, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रहा हूं, ये बॉडी के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया ऐसा, कोई दूसरा फोर्स में लगाया, चलो मानता हूं कि ऐसा, और कोई तीसरा फोर्स में लगाया कुछ ऐसा। आई अप्लाइड 3 फोर्सेस, तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को भी थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ऐसे। लुक एट द 3 फोर्सेस, ये है फोर्स F1, ये है फोर्स F2, ये है फोर्स F3। और अगर ये घूमेगा तो इस पॉइंट में घूमेगा, घूमेगा ना। अच्छा, अब हम देखेंगे कि F2 के चलते कुछ मूवमेंट हो रहा है, F1 के चलते भी कुछ मूवमेंट हो रहा है, F3 के चलते भी शायद कुछ मूवमेंट हो रहा है। सारे मूवमेंट को जोड़ देंगे, अगर कहेंगे कि 2 मूवमेंट क्लॉकवाइज है
तो टोटल मोमेंट क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में। नहीं, एक मोमेंट क्लॉकवाइज है, दूसरा मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक से दूसरे को माइनस कर देंगे टोटल मोमेंट जानने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज और एक का क्लॉकवाइज, है कि नहीं। अकॉर्डिंगली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को जोड़ के हम लोग नेट मोमेंट निकाल सकते हैं। अगर नेट मोमेंट निकला क्लॉकवाइज तो बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगा, सारे का मोमेंट को जोड़ने के बाद निकला एंटी क्लॉकवाइज तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ में आ रहा है क्या, नेट मोमेंट कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा, नाउ ये एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ F1 about O is the point which where the body is hinged, ये हिंज हो गया है यहाँ पर। about O कितना होगा, खाली बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। F1 के चलते जो मोमेंट बनेगा O में वो क्लॉकवाइज बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। क्यों बोल नहीं पा रहे भाई, अगर हम कहेंगे कि ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, ये जो फोर्स है ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, हाँ, और इज क्लॉकवाइज। ठीक है, कितना है वो तो निकालना हमें आता है, हम निकाल देंगे डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम हियर, है कि नहीं। अच्छा, मोमेंट ऑफ F2 अबाउट O, सोचो और बताओ क्या होगा। F2 के चलते O में क्या होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि तो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, नहीं तो हम कहेंगे इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा बताओ मोमेंट ऑफ, ये F2 था भैया, ये F2 था, हाँ, तो मोमेंट ऑफ F3 अबाउट O, मोमेंट ऑफ F3, अब आपको तकलीफ हो रहा होगा पक्का बताने में कि ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि हम सीधे में अगर खींचेंगे घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। यही चीज तो मैं आपको डिस्कवर करवाना चाहता था, है कि नहीं। इज इक्वल टू 0 वाई, बिकॉज ये पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस क्या है, ये एक लाइन है, ये पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या है 0, तो यहाँ पर एल का वैल्यू 0 है, मोमेंट आर्म इज 0। समझ में आ रहा है क्या, तो हम लिखेंगे ऐसा 0 क्यों होगा, बिकॉज मोमेंट आर्म फॉर F3 is moment arm for F3 is 0, मोमेंट आर्म फॉर F3 is 0, F3 के लिए जो मोमेंट आर्म है वो 0 है। ठीक है, ये वर्ड सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मजा नहीं आता है, सिंपल कर देते हैं। जब किसी भी एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से होते हुए गुजरेगा तो उस फोर्स ने कोई मोमेंट नहीं बना पाएगा। दरवाजा खोलने के लिए जहां पर दरवाजा का हिंज लगा है, आप वहां से कुछ ही दूर पे खींचते हो तो आसानी से खुलता है, और दूर से जब खींचते हो तो आप क्या देखते हो, एल ज्यादा हो गया, पास में कहते हो तो एल छोटा हो गया। फोर्स चाहे बराबर लगा दो, एल ज्यादा हुआ तो मोमेंट ज्यादा हुआ, एल कम हुआ तो मोमेंट कम हुआ। और जहां पे हिंज है वहीं पे अगर पुश करोगे, कितने भी जोर से पुश करोगे, दरवाजा खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। नहीं, ये पेन को मैं कस के पकड़ लिया हूं, बोला कोई है माइकल लाल जो इसको घुमा लेगा, अब बोले हाँ हम कर लेंगे। तो तुम अगर इंटेलिजेंट हो तुम यहाँ पे पुश करके घुमाने की कोशिश करोगे, जो फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा इंट्यूशन नहीं होगा, वो आके यहाँ पे पुश करेगा, घुमाया, यहाँ पर कितने भी जोर से पुश करो घूमेगा क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जो ये ऑरेंज कलर का ये स्ट्रिप है, यहाँ पे पुश करके घुमाना आसान है कि यहाँ पे पुश करके घुमाना आसान है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पर पुश करके घुमाते हैं मेरा फोर्स है ऐसा और एल का वैल्यू ज्यादा, लेकिन जब मैं यहाँ पे पुश करके घुमाता हूँ, अगर मैं ऐसे पुश करता हूँ तो ये पूरा लेंथ एल जैसा काम करता है, क्योंकि ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन। मैं अगर ऐसे पुश करने लगा तो फोर्स तो ये है यहाँ पे है, लेकिन उसका लाइन ऐसा है और ये डिस्टेंस कम हो गया कि नहीं हो गया, घुमाना मुश्किल हो जाएगा। सीधा पुश करेंगे तो घुमाना आसान हो जाए। गेटिंग, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। एल कैसे बदल रहा है, एल इज नॉट दिस लेंथ, एल इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। एल क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड लाइन ऑफ एक्शन। ये पेन को ऐसे उंगली टेढ़ा करके घुमाना तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, जबकि ऐसे पुश करके घुमाना आसान होगा, है कि नहीं।
मेरी बात हजम हो रहा है? Yes. फीलिंग में आ रहा है ना? एल क्या है? अक्सर लोगों को लग जाता है कि कहाँ पर फोर्स लगाएं, वो पॉइंट ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस एल है। नहीं 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 नहीं, वो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस एल नहीं है। एल क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। क्या बात समझ में आ रहा है? तो क्या कंक्लूजन मिला यहाँ पर? एक बहुत बड़ा सा कंक्लूजन हमारे सामने आया। वो क्या है कि इफ लाइन ऑफ एक्शन of a force passes through axis, it does not produce any moment, ये कोई मोमेंट नहीं बनाता है। थोड़ा फिगर को छोटा कर देते हैं। यस, it does not produce any moment. समझ में आया क्या? ये कोई मूवमेंट नहीं बनाता है। कब? जब लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू दी एक्सिस। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है। सपोजिंग हमारे पास कुछ इस किस्म की एक डंडा है, ई है एक डंडा, ये। अब ये डंडा यहाँ पे हिंज हो गया है। डंडा का लेंथ दिया हुआ है समथिंग लाइक 4 मीटर, और ये डंडा को मैं कोई एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसा। आई अप्लाई ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। कितना फोर्स? सपोज यहाँ पे एक फोर्स में लगाता हूं ऐसा वाला, और ये फोर्स कितना है? दिस फोर्स इज समथिंग लाइक से 10 न्यूटन। और मैं यहाँ पे कोई एक दूसरा फोर्स भी लगाता हूं ऐसा। ये फोर्स में कितना लगाया? 10। ये फोर्स हो गया, जस्ट मिनट, ये फोर्स हो गया, सपोज हम कहेंगे ये फोर्स है 12 न्यूटन। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स यहाँ पे कुछ एंगल वगैरह कर रहा है। यहाँ पे कुछ एंगल कर रहा है। कितना एंगल कर रहा है? 30 डिग्री। The rod is hinged about point A. दोनों ही फोर्स इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। करे कि नहीं करे? कर रहे हैं। अब 10 न्यूटन कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? और जो 12 न्यूटन है ये घूमेगा कैसे? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? अरे कैसे पता चलेगा? हम दोनों का मोमेंट निकालेंगे, जिसका मोमेंट ज्यादा होगा वैसे घूमेगा, है कि नहीं? पहले हमें दोनों का मोमेंट निकालना है। तो क्वेश्चन क्या हो गया? फाइंड net moment produced by the two forces about the axis A में नेट मोमेंट क्या बनेगा? आपको सोचना है और बताना है। ठीक है, कोशिश करो। देखें, मोमेंट का फॉर्मूला सबको मालूम है। इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या कर पा रहे हो आप लोग? चलिए मैं कहता हूं, फॉर 10 न्यूटन मोमेंट आर्म कितना है? मोमेंट आर्म
मोमेंट आर्म कितना है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द मोमेंट आर्म हियर? 4 meters. मोमेंट आर्म मतलब ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपको क्लियरली दिख रहा है, फिगर में दिया नहीं है लेकिन देखने से समझ में आता है कि 90 डिग्री है। तो ये लाइन का यहां से डिस्टेंस 4 मीटर है, तो मोमेंट कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ 10 न्यूटन अबाउट कौन सा पॉइंट? अबाउट ए। ये जानना जरूरी है, कौन सा पॉइंट में निकाल रहे हैं? मोमेंट ऑफ 10 न्यूटन अबाउट ए। क्या फॉर्मूला था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये है 10 न्यूटन, ये हो गया 4 मीटर। इट इज 40, 10 इंटू 4, 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 इज 40 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। मोमेंट ऑफ 10 न्यूटन अबाउट ए इज 40 न्यूटन मीटर। एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को मैं ए लिखूंगा। अच्छा, फॉर 12 न्यूटन क्या आप मोमेंट आर्म बता सकते हो? मोमेंट आर्म मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 12 न्यूटन फ्रॉम द एक्सिस। पहले हम 12 न्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा प्यार से देखें। 12 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन, ओ ये तो कुछ ऐसा है कि नहीं? यस, इट इज लाइक दिस। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 12 न्यूटन फोर्स। इसी लाइन पे आ रहा है। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहां से ऐसे ये डिस्टेंस पता करना है। आर यू नॉट गेटिंग इट? ये डिस्टेंस पता करना है, ये एल पता करना है, नहीं? अच्छा, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो क्या आप बता सकते हो व्हाट इज दिस एंगल कमिंग आउट टू बी? 30 डिग्री। नाउ इन दिस ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये 30 डिग्री है तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये P बाई H करना है, P बाई H करना है। तो आप क्या कहोगे? P बाई H मतलब L बाई 4 कितना है? साइन 30। समझ में आता है क्या? L बाई 4 साइन 30 होगा, समझ में आ रहा है क्या? तो L कितना हो गया? 4 साइन 30। तो क्या हो गया ये? 4 साइन 30। और साइन 30 का वैल्यू सबको आता है, कितना है? साइन 30 इज 1/2 है ना? तो 1/2 हो गया, तो हो गया ये 2। क्या मैं समझा पा रहा हूँ कि इसे भागे जा रहा हूँ, तुम लोग पीछे दौड़ रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बन गया 2। अगर ये 2 हो गया तो हम कहेंगे L का वैल्यू मिल गया, कितना है? 2। तो मोमेंट कितना बनेगा? मोमेंट इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 न्यूटन मीटर। देखो, छोटा फोर्स है 40 न्यूटन मीटर, बड़ा फोर्स है क्योंकि टेढ़ा है तो मोमेंट आर्म का डिस्टेंस कम ज्यादा हो गया, 24 न्यूटन मीटर। और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? मेरे को नहीं, इसको देखो, ये 12 न्यूटन फोर्स ये रॉड को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा, नहीं? तो हम लिखेंगे ये क्लॉकवाइज है। अब क्वेश्चन ये आया कि अगर आपको पूछा गया, क्वेश्चन में जैसे पूछा है, फाइंड द नेट मोमेंट प्रोड्यूस्ड, नेट मोमेंट प्रोड्यूस्ड लिखना है तो कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड द नेट मोमेंट प्रोड्यूस्ड? एक मोमेंट हुआ क्लॉकवाइज, दूसरा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, नेट मोमेंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेट मोमेंट इज इक्वल टू कौन सा बड़ा है? 40 न्यूटन मीटर, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, और ये 24 न्यूटन मीटर वो क्लॉकवाइज है। तो नेट मोमेंट क्या होगा? 24 माइनस 40 और 40 माइनस 24, 40 माइनस 24, सिंपल सा है। इट इज 40 माइनस 24 और दैट इज इक्वल टू 16। और वो क्या होगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा था। तो नेट मोमेंट कैसे निकला समझ में आ गया? तो अगर ऐसे दो लोग फोर्स लगाएंगे, हो सकता है कि ज्यादा ताकतवर है 12 न्यूटन का लगा रहा है लेकिन घूम रहा है 10 न्यूटन के चलते। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस, थानवी को समझ में आ रहा है? हाँ, बढ़िया। तो ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग ट्राई कर सकते हो क्या? ठीक है,
ये तो गया सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग कर लोगे। ये कोई एक डंडा है, ये है वो डंडा, और यहाँ पर एक दूसरा डंडा है, ये है वो डंडा, ऐसा लगा। और यहाँ पर एक तीसरा डंडा है, चलो यही दे देते हैं सिंपल सा। हाँ, तो ये दिया है 4 मीटर का है, और ये दिया है 2 मीटर का है, और ये दिया है 2 मीटर का है। The entire system is hinged about point A में हिंज कर दिया गया है, और ढेर सारे फोर्सेस इसके ऊपर आ रहे हैं। सारा फोर्स को एक एक बार देख लो। यहाँ पर आ रहा है एक फोर्स ऐसे, ए फोर्स लाइक दिस, यू कॉल दिस ए फोर्स। हाँ, ये फोर्स ऐसा आ रहा है, एक फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स आ रहा है ऐसा आ रहा है, एक फोर्स है ना, ये इतना बड़ा क्यों देते, छोटा से तो यस, यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है ऐसे आ रहा है फोर्स, और यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है ऐसा, एक फोर्स यहाँ पे ऐसे आ रहा है। जस्ट मिनट, हेलो, हाँ हेलो, नमस्कार। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ 6ଟା ପରେ ଫୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କହିକି। देखो, किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे को गलत नहीं ठहराना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं अपना काम ठीक से नहीं किया हूँ। आई एम नॉट केप्ट इट इन साइलेंट मोड, और गाली करेंगे उसको तो क्या फ़ायदा है। किसी को ब्लड चाहिए, खून का रिश्ता बनाना है मेरे से, चलो ठीक है। ये हो गई हमारा तीसरा फोर्स, और यहाँ पर आया है एक फोर्स ऐसे, ऐसे करके 4 फोर्स आ रहे हैं। सारे फोर्सेस का वैल्यू दे देता हूँ। ये 10 न्यूटन है, ये 12 न्यूटन है, ये 18 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 4 फोर्स आ रहे हैं, इनके चलते ये डंडा कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए। फाइंड नेट मोमेंट produced by all forces about A। सारे फोर्स के लिए मूवमेंट निकालेंगे और देखेंगे क्लॉकवाइज ज्यादा हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा हो गया, जो डिफरेंस हुआ वही होगा नेट मूवमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तरीका बहुत आसान है। तो इसको करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में करते हैं। नाम देते हैं फोर्स, यहाँ पर देते हैं मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म जिसको हम एल कहते हैं। ये हो गया एफ, ये हो गया एल, ये हो गया मोमेंट, और ये हो गया डायरेक्शन। ये चीजों का हमने एक टेबल बनाना है। एक टेबल बना के काम करेंगे तो आसान बन जाएगा। चलिए, लेट मी मेक ए टेबल ऑफ दिस थिंग्स। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको टेबुलर फॉर्म में ले आता हूँ। ऐसा है, चलिए फोर्स क्या क्या था? 6, 18, 12, 10। 6 न्यूटन, 18 न्यूटन, 12 न्यूटन, 10 न्यूटन। दीज आर द फोर्सेस। ठीक है, ये सारा फोर्सेस को लगा के इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इट इज क्लियरली विजिबल। ये सारा फोर्सेस के चलते हमें मोमेंट निकालना है। 6 न्यूटन, 18 न्यूटन, 12 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। क्या आप बारी बारी से हर एक फोर्स का मोमेंट बता सकते हो? क्या हम ये टेबल को भर सकते हैं? अगर ये टेबल भर जाएगा तो हमें मोमेंट दिखने लगेगा। जब तक मैं सेट कर रहा हूँ, फिगर को थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक तुम लोग कंप्लीट करो।
कोशिश करिए, यू कैन डू इट। ये सारा केस इसमें बताना है। 6 न्यूटन वाला जो फोर्स है, 6 न्यूटन वाला जो फोर्स है, उसके लिए मोमेंट आर्म कितना होगा? सोचो तो, 6 न्यूटन वाला फोर्स कहाँ है? यहाँ है। मोमेंट आर्म कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो 6 न्यूटन फोर्स है आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? लाइन ऑफ एक्शन इज कुछ लाइक दिस, है कि नहीं? द लाइन ऑफ एक्शन इज लाइक दिस, और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है? 2 मीटर। ये पॉइंट ए है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया? वो तो दिया है 2 मीटर है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया ये? 2 मीटर। तो मोमेंट कितना बनेगा? F इंटू एल, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 होता है 22, है कि नहीं? हाँ, तुम लोग अटेंशन दोगे तब ना, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा। कितना होता है? 12। हाँ, मेरा मेथड थोड़ा वीक है। कितना हो गया? 12 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है बताओ? ये 6 न्यूटन वाला फोर्स। सोचने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा मदद भी कर देता हूँ, क्योंकि टेढ़े मेढ़े फोर्सेस रहेंगे, कभी कभार तकलीफ होगा। देखो, अगर हम जानते हैं कि ऐसे घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज है, और ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज है। देखो, ये जो फोर्स है, इसको अगर मैं उठा के लेके आता हूं यहां से, थोड़ा इसको घुमा के रखो, रे घूम जाओ। क्या हो रहा है इसका? अगर मैं इस फोर्स को यहां से उठा के लाता हूं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन दिख रहा है कि क्लॉकवाइज का डायरेक्शन दिख रहा है? किसका डायरेक्शन दिख रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज का दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो क्या कहेंगे? ये एंटी क्लॉकवाइज है। 18 न्यूटन के लिए सानवी बताएगी, व्हाट इज द मोमेंट आर्म? इधर तो फिगर है सामने। 18 न्यूटन के लिए व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन? 4 मीटर। कैसे भाई? लाइन ऑफ एक्शन 18 न्यूटन ये है, तो उसका लाइन तो ये है, और ये लाइन का डिस्टेंस यहां से कितना है? 0। सर मत बोलो, जीरो तो नहीं, जीरो। सर जीरो, सर जीरो, पता चला पूरा यूट्यूब में हल्ला हो रहा है सर जीरो है, सर जबकि हीरो है। नहीं, कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन का? इट इज कमिंग 0। तो मोमेंट क्या बनेगा? 0। समझ में आया? क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्या बात है, जब मोमेंट ही नहीं है तो उसका डायरेक्शन कहाँ से आएगा? तुम्हारे घर में एक लड़का आया था नहीं, एक लड़की आया था नहीं? कोई आया था तुम्हारे घर में? नहीं आया था। लड़का आया नहीं आया था कि लड़की नहीं आया था? अबे नहीं आया था तो फिर क्या नहीं आया था कैसे पता करेंगे? नहीं। तो डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि आप कंफ्यूज कर रहे हो तो आपको दूसरा क्वेश्चन बता देते तो किसी दूसरे को पास करते। 12 न्यूटन फोर्स के लिए बताओ, ये जो 12 न्यूटन फोर्स है उसके लिए मोमेंट आर्म क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। ये हो गया फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? लाइन ऑफ एक्शन, हाउ इज द लाइन ऑफ एक्शन? दिस इज व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन, है कि नहीं? लाइन ऑफ एक्शन मतलब कौन सा लाइन पे वो काम कर रहा है। ये लाइन का डिस्टेंस यहां से कितना है? 2 मीटर है ना? तो ये बन गया 2 मीटर। मोमेंट कितना होगा? 12 न्यूटन का फोर्स है, 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24 न्यूटन मीटर। पहली क्लास आए ना, थोड़ा डरती है, अगली क्लास से स्मार्ट हो जाओ। डायरेक्शन क्या होगा बता? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? मैं प्योरली वेजिटेरियन हूं, किसी को नहीं खा जाऊंगा, ठीक है? हाँ, 24 न्यूटन मीटर है। तो ये जो फोर्स है इस एक्सिस में बॉडी को ऐसे घुमाएगा कि ऐसे घुमाएगा। क्या लग रहा है तुमको? क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? ऐसा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। बाकी रह गया 10 न्यूटन। बता, 10 न्यूटन फोर्स के लिए व्हाट इज द मोमेंट आर्म? मोमेंट आर्म होता क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। ये 10 न्यूटन है, उसका लाइन ऑफ एक्शन कहां है? कैसा है बताओ? ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, है कि नहीं? ये लाइन का डिस्टेंस यहां से कितना है? तो 2 मीटर क्यों बोले?
टोंग मत निकालो, खींच के निकाल देंगे पूरा, है ना, इतना लंबा निकालती है चिपकली की तरह। तो ये हो गया 4 मीटर, तो ठीक है, तो ये कितना हो गया 40 न्यूटन मीटर। अब कहानी को पूरा करो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो नेट मोमेंट क्या होगा, अब देख लो, दो ठो एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज कितना है 24 प्लस 32, 24 प्लस 12 36, और एंटी क्लॉकवाइज है 40, तो घूमे, सॉरी क्लॉकवाइज है 40, तो ये इतना सारा फोर्स के चलते घूमेगा कैसे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और नेट मोमेंट क्या हो जाएगा 40 माइनस 36 इज 4 न्यूटन मीटर। समझ में आया क्या? तो आप कहेंगे नेट मोमेंट, नेट मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, that is 12 plus 24, सॉरी क्लॉकवाइज कितना था 40, it is 40 minus 12 plus 24 is 4 न्यूटन मीटर। और ये कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज किए हैं तो ये डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट विल बी क्लॉकवाइज। है समझ में? ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से कर लोगे? सर ये जो न्यूटन मीटर के बीच में आप डैश, हाँ न्यूटन थोड़ा गैप देके मीटर लिखते हैं, ऐसे लिखने का तरीका है ना। हाँ डैश भी जरूरी नहीं है, हम लोग लिखते हैं ऐसे, तरीका। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन देने से तुम लोग कर लोगे। चले अगला क्वेश्चन देखो। ये थोड़ा घोटाला होने वाला है। ये फोर्स ऐसा है कि यहाँ पे कोई एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये रिंग का रेडियस दिया हुआ है, बस दिया है ऐसे, रेडियस नहीं दिया है, एक रिंग है, रिंग के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। एक फोर्स आ रहा है यहाँ पे, कैसा, ये फोर्स दिखने में कुछ ऐसा है, यहाँ पे जो फोर्स है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स है वो कुछ ऐसा है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मिड पॉइंट यहाँ पे, जस्ट मिनट, ये जो अरेंजमेंट है ये कुछ यहाँ पे ऐसे, हाँ, तो ऐसे करके आपको ढेर सारे फोर्सेस यहाँ पर लगाया गया, आपको दिख रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लगाया गया है पॉइंट ए में, एक फोर्स लगाया गया बी में, एक फोर्स लगाया गया सी में, और ये पॉइंट सी है, ये है सेंटर ओ, और दिया क्या है, ये जो फोर्सेस है ये टेढ़ा है थोड़ा, तो ये टेढ़ा वाला फोर्स यहाँ पे क्या एंगल कर रहा है, चलो मानते हैं कि ये एंगल है समथिंग लाइक 30 डिग्री, ऐसा करके दिया है। हर एक फोर्स बराबर है, ये है 10 न्यूटन, ये भी है 10 न्यूटन, आप देख लो, समझ में आ रहा है, और ये फोर्स भी है 10 न्यूटन। और ये जो रिंग है ये रिंग नहीं है, एक व्हील है, ये व्हील कुछ ऐसे बना है, एक व्हील है, ये व्हील को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तीन फोर्स मिलके, अब ये व्हील घूमेगा तो इट विल रोटेट अबाउट ओ, ओ में ये घूम सकता है। बताना ये है कि व्हील कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, द व्हील विल रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया। एंड व्हाट इज द नेट मोमेंट, अगर दिया है रेडियस ऑफ द व्हील, क्या दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप लोग कर लोगे, इंटेलिजेंट लोग हो, तो जानबूझ के मैं दे रहा हूँ, डिफिकल्ट करोगे तभी तो ग्रो होगा। अच्छा, द व्हील हैज रेडियस 4 मीटर, फाइंड नेट मोमेंट, नेट मतलब टोटल, नेट मोमेंट
में सारा फोर्सेस के चलते क्या मोमेंट बनेगा, ऐसा दिया है क्वेश्चन। पहले बताओ क्या आप लोग को लगता है कि कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पाओगे क्या? पहले सोच के बताओ, फिर करोगे। कैन यू डू दिस क्वेश्चन? लग रहा है कर पाओगे? ट्राई करेंगे तो ट्राई करो। ट्राई करके तो आज देखो चांद पे उतरा जाके विक्रम, है कि नहीं? हाँ, चंद्रयान पे बैठ के चांद पे उतरा। ट्राई करते करते एक बार में थोड़ी पहुंचा होगा, कितना फेलियर हुआ होगा। यू जस्ट कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ फेलियर्स बिहाइंड वन सक्सेस, बट इंटेलिजेंटली थिंकिंग दोज फेलियर्स आर आल्सो पार्ट्स ऑफ द सक्सेस, है कि नहीं? ये सारा फेलियर था बोल के तो ये सक्सेस हुआ। ऐसा कोई नहीं है जो साइकिल चला रहा होगा और साइकिल सीखते वक्त कभी नहीं गिरा होगा, है क्या? हर कोई गिरा है, लेकिन जो गिरने से डरा वो आज भी पैदल चल रहा है, साइकिल चला नहीं पा रहा है। डरना नहीं है। फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। A number of failures give rise to a success, but if it is tried properly with proper sportive adventurous interest। हाँ, तो हम यहाँ पे फोर्सेस बहुत सारा दे रखे। फोर्स 8A और फोर्स 8A में ये फोर्स है। मोमेंट क्या होगा? कॉल इट M1। क्या होगा मोमेंट? ये तो दिख रहा है, टेंजेंट दिख रहा है। फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिया है? रेडियस। रेडियस कितना दिया है? 4 मीटर दिया है, रेडियस दिया ना। तो ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का ए में, उसके चलते क्या मोमेंट बनेगा? अबाउट ओ फोर्स इनटू डिस्टेंस, 10 into 4, सिंपल। 10 into 4, 10 into 4, that is 40 न्यूटन मीटर, that is 40 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। और वो फोर्स जो है कैसा है? कैसा है वो मोमेंट? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? ओ में ये फोर्स इसको कैसे घुमा रहा है? व्हील को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। इट इज एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, फॉर फोर्स एट बी अब मौका मिलेगा किसको बताओ? फिर से सर को जीरो किया ही लगा। हाँ, क्या होगा? M2। अरे ये फोर्स ऐसा है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स? हम पहले भी बता चुके हैं। क्या बताएं? मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। और ये भी बता चुके हैं कि व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द एक्सिस द मोमेंट प्रोड्यूस्ड इज 0। तो ये वाला 10 न्यूटन के चलते यहाँ पे क्या मोमेंट बनेगा? इट इज पासिंग थ्रू, तो इट इज 0 बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू। 10 into 0 लिखोगे, लोग हंसेंगे, देख के समझ में आ रहा है कि 0 है। अच्छा, फॉर फोर्स 8C M3 निकालना है। ये बड़ा खतरनाक है। फोर्स तो मालूम है, L बताना है आपको। L क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये क्या, ये भाग रहा है। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये 4 मीटर है। और देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ऐसा है, हमें ये लाइन का डिस्टेंस पता करना है। मतलब कौन सा डिस्टेंस पता करना है? हमें ये डिस्टेंस पता करना है। और अगर ये एंगल 30 है तो क्लियरली ये एंगल भी तो 30 है। और ये 4 मीटर है, हमें L पता करना है। L/4 is sin 30 और L is 4 sin 30, so it is 10 into 4 sin 30। क्योंकि ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में ये है आपका L, ये है 4, ये है 30, ये है 90 डिग्री। ये है L और ये है 90 डिग्री।
तो L/4 क्या हो जाएगा, sin 30 होगा ना। तो बन गया 4 sin 30 हो गया 2 × 10 is 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो पता चल गया कि जो फोर्स है एट सी दैट विल प्रोड्यूस ए मोमेंट ऑफ 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। बताओ नेट मोमेंट क्या होगा। ये है 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ये दूसरा है 0, ये 20 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो आपको हो गए नेट मोमेंट इज 40 minus 20 is equal to 20 Newton meter anti-clockwise. Understanding or standing under? Understanding. चले बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देता हूं। यहाँ पे हुआ यूं है कि एक स्मूथ फ्लोर है, एक फ्लोर है जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। कैसा फ्लोर है, स्मूथ, इट इज ए स्मूथ फ्लोर। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे मैं ऐसा एक केस ले रहा हूँ। जस्ट मिनट, थोड़ा इसको ढंग से ड्रॉ करूँ। आई एम गिविंग यू 3 केसेस। पहला केस में हुआ यूं है कि हियर इज ए स्फीयर, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक स्फीयर है और यहाँ पे वही स्फीयर दोबारा है, यहाँ पे वही स्फीयर 3 बार है। फ्लोर इज स्मूथ, देयर आर 3 स्फीयर्स केप्ट। एक केस में मैं इस स्फीयर को कुछ ऐसे पुश कर रहा हूँ, बाय ए फोर्स आई एम पुशिंग इट लाइक दिस। इस केस में मैं कुछ ऐसे पुश कर रहा हूँ, इस केस में ऐसा पुश कर रहा हूँ। सी द 3 केसेस। फ्लोर क्या है, फ्लोर इज स्मूथ, ये स्मूथ फ्लोर है। तीनों ही केस में मैं एक फोर्स दे रखा हूँ। यहाँ पर एक फोर्स दिया है, इस केस में भी फोर्स दिया हुआ है। ये स्फीयर का सेंटर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और पूछा गया ये केस ABC है, ये स्मूथ फ्लोर है। क्वेश्चन क्या है, assume floor is smooth, in which case the ball will roll, ball is likely to roll, ऐसे लिखेंगे, is likely to roll। रोलिंग होगा कौन सा केस में, रोलिंग समझ में आ रहा ना, मतलब घूमते घूमते आगे जाना। तो रोलिंग समझ में आ रहा ना, स्लाइडिंग समझ में आ रहा है, बॉल को ऐसे पकड़ के स्लाइड करवा रहे हैं, धकेल रहे हैं तो घूम घूम के आगे जाएगा, तो उसको हम कहेंगे बॉल इज रोलिंग। रोलिंग स्लाइडिंग समझ में आ रहा ना डिफरेंस। कौन सा केस में द ब्लॉक इज लाइकली टू रोल। रोल का स्पेलिंग क्या होता है, ABC। पहला केस में क्या होगा, पहला केस, अच्छा पहले सोचो कि ये जो बॉल है इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। वेट आ रहा होगा, और क्योंकि कांटेक्ट में है तो एक कांटेक्ट फोर्स भी तो आ रहा होगा, नहीं। चलो थोड़ा बढ़िया से फिगर बना के देखते हैं। हाउ आर द फोर्सेस एक्टिंग। आप लोग बड़े स्मार्ट हो, फटाफट समझ जाते हो। थोड़ा मोटे वाले फोर्स लगाते हैं। ये यहाँ पर एक ऐसा एक फोर्स आ रहा होगा, कांटेक्ट फोर्स। दूसरा एक वेट आ रहा होगा, नहीं। अच्छा, ये सब फोर्स तो इस केस में भी होंगे, इधर भी होंगे, इस केस में भी होंगे। अरे ये कहाँ है, यहाँ पे भी होगा, नहीं, और इस केस में भी होगा। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये बॉल रेस्ट में था, अब ये घूमने लगेगा। बॉल रेस्ट में था, घूमेगा, मतलब उसको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए कि मूवमेंट। मूवमेंट लगेगा तब ना घूमेगा, बिना मूवमेंट का तो। और घूमेगा तो कौन सा पॉइंट में घूमेगा, विल नॉट इट रोटेट अबाउट द सेंटर,
तीनों केस में अगर ये रोल करेगा तो इट विल रोटेट अबाउट द सेंटर। अच्छा, ये जो वेट है और ये जो रिएक्शन फोर्स है, इन दोनों में से दोनों ही फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? ये फोर्स के चलते इस एक्सिस में क्या मूवमेंट बनेगा? When the line of action of a force passes through the axis, no moment is produced. Weight cannot rotate it because it is passing through that point. Are you getting? क्या ये रिएक्शन फोर्स रोटेट कर सकता है? नहीं, ये भी तो इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर ये घूमेगा तो सिर्फ इसके लिए घूमेगा। क्या ये फोर्स के चलते ये घूम सकता है? सोचो, ये फोर्स भी तो कुछ ऐसे ही जा रहा है, घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा, ये खाली स्लाइड करके जाएगा। Are you getting? This ball will only slide. इसका मोशन सिर्फ ऐसा होगा। इस केस में क्या ये फोर्स ओ में कोई मोमेंट बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्या रिएक्शन फोर्स बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्या ये फोर्स बनाएगा? हाँ बनाएगा। ये फोर्स के चलते मोमेंट बनेगा। कैसा मोमेंट बनेगा? देखते हैं। ये जो फोर्स है, इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा है भैया? इसका डायरेक्शन तो कुछ ऐसा है, लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है। नहीं, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है तो ऑब्वियसली ये मोमेंट कैसे बनेगा बताओ? दिस फोर्स विल प्रोड्यूस ए क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा। मतलब ये जो बड़ी है, ये जो बॉल है, ये ऐसे घूमेगा और क्योंकि पुश कर रहा है तो ऐसे भी जाएगा। लेकिन रोल करने का मतलब कैसा है? ऐसे ऐसे घूमते घूमते आगे जाना है। ये उल्टा घूम रहा है तो रोल करेगा क्या? नहीं। जबकि इस केस में ये जो फोर्स है, इस एक्सिस में क्लॉकवाइज मोशन बनाएगा, मूवमेंट बनाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और इधर को पुश करने की कोशिश करेगा। हाँ, ये घूमते घूमते आगे जा सकता है। सो दिस इज द पॉसिबल केस वेयर द बॉडी कैन रोल। सर आप बी का एक और बात। हाँ, बी का बता रहे। ये समझ में आया? यहाँ पर जो मेरा फोर्स है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और आगे लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये रोलिंग जैसे दिख रहा है कि ये रोलिंग जैसे कोई चीज इधर जा रहा है और ऐसे घूम रहा है, तो रोल कर रहा है क्या? ये जो हमारा फोर्स है वो इस पॉइंट में ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इट इज नॉट रोलिंग। तो आंसर क्या हो गया? रोलिंग के केस में यू नो कोई बॉडी ऐसा घूमते घूमते आगे की तरफ जाता है, तो आंसर क्या हो गया? सी। एक्सक्यूज मी, क्या समझ में आया? सो दिस इज द प्रोबेबल केस ऑफ रोलिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, चलिए अगला केस देखते हैं। अच्छा बताओ, अगर ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक को छोड़ देंगे, ये ब्लॉक फिसलने की कोशिश करेगा। क्या आप जानते हो उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स आता है? थोड़ा थोड़ा तो जानकारी होगा। क्या बता सकते हो ये ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा किधर को होगा? ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा? ऊपर। ये सब तुम लोगों को मालूम है? ओह बढ़िया, मैं सोचा कुछ नहीं जानते। ये तो चंद्रयान युग के बच्चे। अच्छा बताओ, नाउ सी दिस क्वेश्चन। ये केस में हियर इज एन इंक्लाइंड प्लेन। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक बॉल को यहाँ से छोड़ देता हूँ। दिस इज व्हाट इज द बॉल। ये बॉल को यहाँ से छोड़ देंगे तो दिया क्या है कि दिया ये है कि ये स्मूथ है। ये जो प्लेन है ये स्मूथ है। ये बॉल को यहाँ पे छोड़ दिया गया, ठीक है। और अब ये बताना आपको ये है कि बॉल स्लाइड करेगा कि रोल करेगा। द बॉल was released at point P. At a point, so चलो ठीक है। The ball will roll down, slide down
anything cannot be said. रोल करेगा कि स्लाइड करेगा कि कुछ भी कर सकता है, डिपेंड करता है किसी दूसरे चीज के ऊपर, और कहा नहीं जा सकता। क्या बॉल को छोड़ दी, किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉल को छोड़ दिया, आएगा नीचे, वो घूमते घूमते आएगा कि स्लाइड करके आएगा? दिमाग पर जोर लगाओ जिनका जिनका है। देखा वासु एकदम जोर नहीं लगा रहा है, नहीं है क्या? तो फिर लगाओ जोर, सोचो और बताओ, बॉल रोल करेगा कि स्लाइड करेगा? I know you people are all trying. समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, रोल करने के लिए घूमना चाहिए कि नहीं? नहीं, स्लाइड करने के लिए घूमने की जरूरत नहीं, रोल करने की घूमने की जरूरत है। अच्छा, अगर हम कहेंगे ये रोल करेगा तो ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, घूमते 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 आएगा, तब हम कहेंगे रोल करेगा। अगर घुमा घुमी कुछ नहीं हुआ, सीधा ऐसे आ गया, तो हम कहेंगे स्लाइड करेगा। अच्छा, घुमाने के लिए अगर ऐसे से एंटी क्लॉकवाइज घूम के आएगा तो घुमाने के लिए एक मोमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? देखेंगे, अगर उसके ऊपर मोमेंट है तो घूमेगा, नहीं है तो नहीं घूमेगा। चलिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये जो बॉल को हम यहाँ पे छोड़े, अभी ये कौन है? ये बॉल है। ये जो बॉल को हम यहाँ पे छोड़े, अभी देखिए बॉल के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। एक तो फोर्स पक्का जो आपको मालूम है, वो उसका वेट है जो कि सीधा यहां से आ रहा होगा, आ रहा होगा कि नहीं? दूसरा फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। Whenever two bodies are in contact, they exert equal and opposite forces onto each other. तो ये जो प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, वो इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा होगा। पहले हम लोग ऐसे सब चीज किए कि नहीं किए? किए। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक फोर्स ऐसे आ रहा होगा ना, एंड दिस फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस, यू नो। अच्छा, ये बॉल को घुमाने के लिए क्या ये वेट इसको घुमा सकता है? क्यों नहीं घुमा सकता? Because the line of action of the force is passing through the axis. क्या ये रिएक्शन फोर्स ये बॉल को घुमा सकता है? नहीं। क्यों? Because it is normal to the surface, means passing through the center. Both of them are passing through the center. None of them will produce any moment or torque about center. तो कौन घुमाएगा इसको? कोई घुमाएगा क्या? नहीं, ये सिंपली स्लाइड करके आएगा। ये तो स्मूथ लिखा है। अगर फ्रिक्शन होता तो ये एक फोर्स ऐसे रहता ऊपर की तरफ, शायद वो घुमाता, है कि नहीं? लेकिन अभी तो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो विल द बॉल स्लाइड और रोल डाउन? बॉल विल स्लाइड डाउन। सो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। लिखते हैं एज, ओहो क्या हो गया? ठीक है, थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा है शायद, इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं। एज आर एंड W do not produce any moment about O कौन है? ये पॉइंट है। The ball will not rotate, so it will slide down. क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि जो घूमने घुमाने वाली इफेक्ट है फोर्स का,
ये बड़ा खतरनाक खूंखार चीज है कि नहीं? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग है? इंटरेस्टिंग है। अगले क्लास तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वजन कैसे करते हैं, हाउ यू यूज ए फिजिकल बैलेंस। उसमें भी तो ऐसे ऐसे घूमता है ना, वो दोनों तरफ तराजू में चीजें डालते हैं, तो उसके बारे में भी हमें डिटेल्स में पढ़ना है। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स कैसे निकालते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, हाँ, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, मैं अगर एक 1 kg टाटा नमक सॉल्ट का पैकेट ऐसे पकड़ के 5 मिनट खड़ा रहूंगा, वो ज्यादा दर्द करेगा कि ऐसे पकड़ के 5 मिनट खड़ा रहूंगा तो ज्यादा दर्द करेगा? क्यों? बिकॉज दैट विल क्रिएट मोर मूवमेंट एंड आई हैव टू रेजिस्ट दैट। क्योंकि ये घूमने वाला चीज किधर से, इधर से घूम रहा है, तो यहाँ पर वजन होगा तो उसका वेट ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, ऐसे होने से मूवमेंट कम कर रहा है। ऐसे करके रखेंगे तो एकदम कोई मूवमेंट नहीं, खाली वजन ही फील होगा, है कि नहीं? जितना दूर करके रखोगे उतना ज्यादा तकलीफ होगा। बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। आप एक गिलास पानी को ऐसे पकड़ के खड़े करके रखो तो देखोगे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड इट फॉर मोर देन ए मिनट, नहीं? हाँ, इसलिए कहते हैं कि दूर की जो दुख है उसको ऐसे पकड़ के मत रखो, दैट विल गिव यू मोर पेन। कौन कब क्या बोला था वही याद करके पकड़ के रखते हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। पास वाले है तो निपटा लो, क्यों ऐसे बोला, नहीं मैं ऐसे बोला, अच्छा तू इसलिए बोला, अच्छा अच्छा ठीक है समझ में आ गया, अलग बात है। तो जो आपका डिफिकल्टीज है दूर से हुआ है, जिसके पास आपके कोई रेमेडी नहीं है, उसको पकड़ के रखना नहीं है क्योंकि ज़्यादा पेन देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, समझ में आ रहा है? जो चीज़ें आपसे नहीं बनता है, दुनिया में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कैसे प्रॉब्लम नहीं है बताओ? जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्या उसको हम प्रॉब्लम कहेंगे? सॉल्व नहीं कर रहे हो, सॉल्व करोगे तो हो गया। जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, क्या उसको प्रॉब्लम कहेंगे हम लोग? क्यों दिन रात होता है, बड़ा प्रॉब्लम है, अभी उसका तो सोल्यूशन ही नहीं है, तो एज ए होल देयर इज नो प्रॉब्लम। जिसका सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम नहीं हो सकता, जिसका सोल्यूशन नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं हो सकता, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। बिंदास रहना है, मस्त रहना है कि नहीं? दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली पीले लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो आप इतनी सारा चीज आप समझ के गए हो। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल बैलेंस। मतलब उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली कि कितना मूवमेंट होने से कोई बॉडी नहीं घूमेगा। बहुत सारा फोर्स आ रहा है फिर भी नहीं चलेगा, कब? जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। सिमिलरली बहुत सारे घुमाने वाले फोर्स लगे हैं फिर भी बॉडी घूम नहीं रहा है, मतलब सबका मूवमेंट जीरो हो रहा होगा। मतलब जितना क्लॉकवाइज हो रहा होगा उतना एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा, है ना? तो कोई बॉडी को मान लो कोई घुमाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो रोकने वाला कितना मूवमेंट देगा, तो ये नहीं घूमेगा, ये पता करना है। शीशो तो देखे हो ना आप लोग, एक तरफ लंबा वाला डंडा होता है, दूसरी तरफ छोटा वाला होता है। लंबे वाले के कर्नर पे कौन बैठता है? हल्का वाला लड़का बैठता है कि मोटा वाला लड़का बैठता है? हल्का वाला बैठता है। और छोटे वाले में मोटा वाला बैठता है, क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है लेकिन मोमेंट आर्म कम है, उसका फोर्स कम है, वेट कम है, लेंथ ज्यादा है, तो फिर दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं, है कि नहीं? तो वही सीसॉ वाला गेम हम लोग अगले क्लास करने वाले हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।